आज बात करेंगे कि बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास, एनसीईआरटी ओल्ड 12th क्लास की, और ये है स्टैंडर्ड आधुनिक भारत का इतिहास। तो इन दोनों को लेके भी काफ़ी कंफ्यूजन है कि कौन सी लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चन का निवारण करूंगा। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे इनके बारे में कि इनकी तुलना करेंगे बीच की, कि इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, या ये लेनी चाहिए, ये लेनी चाहिए, या दोनों लेके पढ़े। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं, जो सारे डाउट आप लोगों के हैं, वो इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोस इस चैनल में अपलोड करता रहता हूं। ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो शुरू करते हैं इन दोनों के बीच की तुलना और जानते हैं कि क्या हमें कौन सी खरीदनी चाहिए और कितने की कौन सी आती है। ठीक है, तो इन बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के जवाब मैं आप लोगों को इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों के बीच की तुलना, करते हैं इन दोनों की और जानते हैं कि इन दोनों में क्या सेम है और क्या अलग है और कौन सी आप लोगों को खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो ये जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 12th क्लास की बिपिन चंद्रा की आधुनिक भारत की एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, जो आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी टॉपर्स द्वारा भी ये सजेस्ट की जाती है और काफ़ी लोग इसको सजेस्ट करते हैं कि इसको पढ़िए। ठीक है, दूसरा ये आती है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये आती है ओरिएंट ब्लैक स्वान, तो सबको पता है, इतना कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। नया संस्करण है, इसके बाद हो सकता है एक प्रिंट और हुआ हो ये, लेकिन ये 2021 का संस्करण है, एडिशन है। तो देख लेते हैं दोनों का, कर लेते हैं तुलना और जानते हैं कि इन दोनों में से कौन सी आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियोस को और देखते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं, पहले क्वालिटी की बात कर लेते हैं, प्राइस की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए, ये है आपकी, देख सकते हैं आप, इस तरीके से है। ठीक है, अच्छा, पेजेस की बात कर लेते हैं, क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो ये ऑनलाइन परचेज करी गई है साइट से, तो देख सकते हैं कि क्वालिटी में कुछ खास मुझे लगी नहीं, ठीक ठाक है, बस काम चला हुआ है। ठीक है, ये मैंने मार्केट से खरीदी थी, तो मार्केट से ठीक ठाक है, क्वालिटी तो बिल्कुल ही ठीक ठाक है, क्योंकि मार्केट से खरीदी है तो इससे तो बेहतर ही है काफ़ी। ठीक है, बात कर लेते हैं प्राइस की, रेट की। तो इसकी एमआरपी देख सकते हैं आप 375 है। अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं, ऑनलाइन में आप लोगों को ये 200 से 250 के बीच में आपको ये ऑनलाइन मार्केट में मिल जाएगी। ठीक है, पेपर बैग्स क्वालिटी में। और इसकी बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग ये खरीदते हैं तो ये वाली, मेरे हिसाब से इसका रेट मैं फिक्स बता नहीं सकता आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं एक मोटा मोटा जजमेंट बता देता हूँ आपको, 100 से 150 रुपये तक ये मिल जाती है, 150 रुपये तक। ठीक है, ऑनलाइन मार्केट में। ऑफलाइन अभी देखो, ऑफलाइन मार्केट में अगर कहीं मिलती है तो दिल्ली में अगर कहीं है तो वहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इन दोनों की तुलना। तो देखते हैं कि पेजेस, कितने पेजेस में आधुनिक भारत को इन्होंने कवर किया हुआ है स्टैंडर्ड वालों ने, वो भी देख लेते हैं। ब्लैक स्वान, तो 356 पेजेस हैं, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, 356 इसमें पेजेस दिए हुए हैं। और इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें कितने पेजेस में इसको कवर किया गया है, तो 281 पेजेस, ये देख सकते हैं आप लोग ध्यान से, 281 पेजेस। तो 281 पेजेस में इसमें आधुनिक भारत को कवर किया गया है। अब दोनों की विषय सूची की बात कर लेते हैं कि विषय सूची में क्या है। तो चलिए, ये खोल दिया मैंने इसका विषय क्रम जो कि है स्टैंडर्ड का, और अब खोल लेता हूँ मैं एनसीईआरटीज़ का। तो दोनों में देख लीजिए, आप ही स्वयं ही देख लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए। ठीक है, तो ये दोनों की विषय सूची खुल चुकी है। अध्याय की बात कर लेते हैं, तो देखो इसमें कुल कितने अध्याय हैं, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, अध्याय 13 अध्याय हैं इसमें, 13। ठीक है, और इसकी अध्याय की बात कर लेते हैं, इसमें कितने अध्याय हैं, तो ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखो इसमें भी 13 अध्याय हैं। कितने हैं? 13 अध्याय हैं। ठीक है, तो बात करें तो अध्याय तो लगभग सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन चलो पढ़ के भी देख लेते हैं कि क्या सेम है। ठीक है, तो पढ़ के देख लेते हैं। तो 18वीं सदी भारत में राज्य और समाज, 18वीं सदी का भारत, मतलब सीधी सिंपल सी बात बताऊं मैं तो सेम ही चीज़ है दोनों। दूसरा अध्याय अगर आप लोग देखें तो भारत में यूरोपियों का आगमन और भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय, तो लगभग सेम है। ठीक है, अच्छा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा। ठीक है, तो यहाँ क्या है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य, आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा सेम है। ठीक है, तीसरा अध्याय भी सेम है। अच्छा, ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक गठन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, प्रशासनिक संगठन और सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, तो सेम ही है बिल्कुल, बस थोड़ा सा इधर से उधर कर दिया है भाषा को। ठीक है, 19वीं सदी में पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। तो इसका पेज पलट लेते हैं और देख लेते हैं दूसरे में क्या चीज़ है, ये देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, ये मैच करा सकते हैं आप लोगों के पास, अगर स्टैंडर्ड में बुक्स पड़ी हुई है तो आप मैच करा सकते हैं।
अच्छा ये देखिए, अब छठवां अध्याय 1857 का विद्रोह, और यहाँ देख सकते हैं 1857 का विद्रोह, तो सेम है, मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है। तो चैप्टर की बात कर दी जाए तो चैप्टर मेरे को सब सेम ही लग रहे हैं, कुछ फर्क नहीं है। फिर भी आप लोग एक बार अपनी तसल्ली के लिए देख सकते हैं। 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन, 1858 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, ठीक है। भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, ये देखिए। तो कुछ मेरे हिसाब से मुझे कुछ फर्क डिफरेंस लग नहीं रहा, ठीक है। धार्मिक और सामाजिक सुधार, धार्मिक और सामाजिक सुधार, अध्याय 11वां देख सकते हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का विकास, तो सेम है लगभग, कुछ डिफरेंस नहीं है। अच्छा यहाँ देख सकते हैं आप लोग, इसको पलट देते हैं, 2 अध्याय इसमें रह गए, तो चलिए इसको भी पलट के देख लेते हैं। तो ये देख लीजिए आप लोग कि स्वराज्य के लिए संघर्ष फर्स्ट, स्वराज्य के लिए संघर्ष फर्स्ट, सेकंड भी सेम वही है, ये देख लीजिए, स्वराज्य के लिए संघर्ष सेकंड, स्वराज्य के लिए संघर्ष सेकंड। तो क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बात कर दी जाए डिफरेंस की, तो देखा आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज बताया, कुछ डिफरेंस इन दोनों में नहीं लिया हुआ है, कुछ भी डिफरेंस मुझे लग नहीं रहा। सिर्फ अब इसके प्लस पॉइंट बताता हूँ और फिर इसके बताऊँगा। तो इसके प्लस पॉइंट ये हैं कि आप लोगों को इसमें आप लोगों को पिक्चर्स मिल जाती हैं अलग से, ठीक है। कुछ पिक्चर्स हैं, ये देखिए इस टाइप की, जैसे ये है, ये देखो, ये चित्र वगैरह जो हैं वो एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए, ये मिल जाते हैं देखने के लिए इसमें, ठीक है। दूसरा बेनिफिट है इसका कि इस बुक में आपको एक्स्ट्रा क्या मिलता है। तो जैसे ये पहला चैप्टर मैं पलट रहा हूँ, और ये जब ख़त्म होगा तो उसके बाद आपको ये देखिए, अब जैसे ये चैप्टर ख़त्म हुआ उसके बाद आपको ये अभ्यास मिल गया, तो मतलब इससे आप क्या करते हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन के आंसर लिखने की। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, समझ गए। इससे आप नोट्स तैयार कर सकते हैं अपने अच्छे खासे। तो ये हो गए एनसीईआरटीज़ के बेनिफिट, क्योंकि इसमें चित्र हैं और इसमें अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं। इसके बेनिफिट बताएं तो इसमें कुछ मतलब इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, वही है, डेटा सेम दे रखा है, सिर्फ इसकी क्वालिटी बेहतर है, समझ रहे हो। बस सिर्फ क्वालिटी बेहतर है और कुछ नहीं है, बाकी सेम चीज़ें हैं इसमें, बल्कि इसमें अभ्यास कम है, समझ रहे हो बात को। तो आपको कौन सी लेनी चाहिए अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो जिसने ये खरीदी हुई है वो ये बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि ये सेम चीज़ है, सेम मैटर है दोनों पे। लेकिन जो अभी खरीदने की सोच रहा है, नए एस्पिरेंट है, सोच रहे हैं खरीदने की, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, आप ये खरीदिए, सिर्फ ये वाली, बस इसको खरीद के बैठ जाइए, इसको छोड़ दीजिए। क्योंकि यार ये जो ये वाली है, ये भी एक स्टैंडर्ड बुक है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, कुछ चेंज नहीं करा है उन्होंने इसमें, ठीक है। ये सेम एनसीईआरटीज़ का डेटा इसमें डाला हुआ है, आपको इन दोनों में से कोई एक ही रखनी चाहिए, समझ गए। तो मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि 6वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी खरीदिए, और उसके बाद आप ये वाली एनसीईआरटीज़ खरीद लीजिए। फिर आपको ये स्टैंडर्ड नहीं खरीदनी जो मैंने आप लोगों को बताई कि RS शर्मा या कौन सी खरीदनी चाहिए, या आप 11th-12th की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं और आप इनको भी ले सकते हैं। तो फिर 11th-12th की एनसीईआरटीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वही सेम चीज़ें इन पे हैं, समझ गए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग कुछ समझे होंगे। फिर भी अगर इनसे संबंधित कोई बात अगर रह जाती है कि कौन सी क्या है कैसा है, तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और आप लोगों को देखो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक नहीं करते हो आप लोग, तो लाइक करो, जिससे हमें भी अच्छा खासा मोटिवेशन मिले, तो मैं और अच्छे से वीडियो को बना सकूं, ठीक है। तो ये डिफरेंस था इन दोनों के बीच, और बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। आप लोग चाहें तो आप लोग स्वयं देख सकते हैं। इनका PDF चाहिए तो PDF, मतलब इनका जो विषय सूची है उसका PDF में कुछ लोग पूरी बुक की PDF मांग लेते हैं मेरे से, तो आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, इसमें बहुत समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो बाकी यही डिफरेंस था, और यही था कि कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, समझ गए। तो एनसीईआरटीज़ को 2 बार लेने की आवश्यकता नहीं है, इन दोनों में से कोई सी एक ले लें बस, क्योंकि सेम चीज़ है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। RS शर्मा में तो 2 चैप्टर ऐड हुए थे, लेकिन इसमें तो कुछ डिफरेंस नहीं है, ये सेम चीज़ है, एक ही चीज़, समझ गए। तो बस इन दोनों में से कोई एक बुक खरीदिए, आपका काम हो जाएगा, समझ गए। बाकी इससे रिलेटेड बुक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं वीडियोस के, वहाँ जाके आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।